बारिश हुई आज सुबह में। तो गाइज ये है त्र्यंबकेश्वर का बस स्टैंड। तो इधर से आपको पास मिलेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अभी हम लोग जा रहे हैं कालाराम मंदिर। क्या आप जानते हो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा भी है जहां शिव जी सिर्फ एक नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक एक ही जगह माना जाता है। और क्या आपको पता है कि जिस शहर को आज हम नासिक के नाम से जानते हैं उसका नाम रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की वजह से पड़ा था। आज हम सिर्फ एक मंदिर नहीं देखने वाले बल्कि रामायण से जुड़ी उन जगहों पर चलेंगे जहां हर कदम पर इतिहास और आस्था दोनों साथ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी गुजरात टू महाराष्ट्र फैमिली रोड ट्रिप का एपिसोड 5। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 और त्र्यंबकेश्वर यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। किलोमीटर कम है पर रास्ता छोटा है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी चलते हैं। 6:15 बज गए। चलिए। तो RDA4 का किलोमीटर आज है 651। तो आज पूरा दिन का देखते हैं कितना होता है। हमारी होटल से त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लगभग 30 किलोमीटर दूर था और गूगल मैप्स के हिसाब से करीब 50 मिनट का ड्राइव दिखा रहा था। 29 किलोमीटर दिखा रहा है, 47 मिनट। नासिक से इतना दूर है। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना मिले वहाँ पे। आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। उसके बाद वापस नासिक आकर कालाराम मंदिर और सीता गुफा एक्सप्लोर करेंगे। और शाम को हमारा प्लान था नासिक सिटी को और एक्सप्लोर करने का, लेकिन जो हुआ उसने पूरा प्लान ही बदल दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुबह का मौसम भी काफी सुहाना था और रोड पर ट्रैफिक भी बहुत कम था, इसलिए ड्राइव काफी पीसफुल रही। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी फैमिली रोड ट्रिप्स, ट्रैवल गाइड्स और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो हमारी चैनल जिक्सी की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितना टेम्पल के पास पहुंचते गए उतना ही आस्था का माहौल महसूस होने लगा।
गाइस ये है गवर्नमेंट का पार्किंग। तो आप त्र्यंबकेश्वर में अंदर एंटर होते हो तो गवर्नमेंट पार्किंग में एक पार्किंग कर दो ताकि 100 रुपये में हो जाएगा। बाकी बाहर तो 300 रुपया 200 रुपया ऐसा लेगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो गाइज ये है त्र्यंबकेश्वर का बस स्टैंड। तो अगर आप बस से आ रहे हो यहाँ पे उतर सकते हो और यहाँ से मंदिर नज़दीक में ही है तो चल के भी जा सकते हो उतना मंदिर। और बस स्टैंड के सामने है यहाँ पे पास लेने का, तो इधर से आपको पास मिलेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्रिंबक नाम के छोटे से शहर में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं यहाँ दर्शन करने आते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे नजदीक नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। वहां से टैक्सी और बस दोनों आसानी से मिल जाती है। टेंपल के आसपास हर बजट के होटल्स और धर्मशालाएं भी अवेलेबल है। अगर आप सुबह जल्दी आ जाओ तो भीड़ थोड़ी कम मिलती है, लेकिन फिर भी दर्शन में टाइम लग ही जाता है। पूरी बारिश हुई आज सुबह में, तो अभी तो गाइस पास चेकिंग हो गया है और अभी चलते हैं लाइन में, देखते हैं कितना लाइन है आज। तो लाइन है बट कम है आज। अगर ये हम संडे आते हैं या इस फेस्टिवल में अगर आते हो तो ये पूरा भरा हुआ होता है। प्रभु की कृपा, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आज। सब पब्लिक बैठी है। अब जैसे खुलेगा तब तक तो एटलीस्ट अभी कितना हुआ है, 8 बजने आए, देखते हैं कितने बजे नंबर आता है हमारा। तो अभी सब बैठे हैं गाइस, तो हम भी बैठते हैं अभी। तो ये हमारी लाइन लग गई है, सब बैठे। अब लाइन चल रही है। जब आप लाइन में बैठे हो तब एलईडी स्क्रीन पर लाइव दर्शन को भी देखने को मिल जाते हैं। अभी 9 बजे हैं। अब जाके हम थोड़ा मंदिर के पास पहुंचे। हम वीआईपी पास लेकर गए थे, उसके बाद भी लगभग 1 घंटे में दर्शन हुए। और अगर आप नॉर्मल लाइन से जाते हो तो भीड़ के हिसाब से 2 से 3 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। टेंपल के अंदर काफी डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। दर्शन बहुत जल्दी कराए जाते हैं, इसलिए शिवलिंग के पास रुकने का ज्यादा समय नहीं मिलता। लेकिन
गर्भगृह के ऊपर ग्लास के थ्रू दर्शन की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर त्र्यंबकेश्वर इतना खास क्यों है और यहाँ ही ज्योतिर्लिंग क्यों स्थापित हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और पुरानी पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले यहाँ महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ तपस्या करते थे। उनकी तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस भूमि को हमेशा हरी भरी और समृद्ध बनाए रखा। लेकिन कुछ अन्य ऋषियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने छल से महर्षि गौतम पर गौ हत्या का झूठा दोष लगा दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए। महर्षि गौतम ने प्रार्थना की कि मां गंगा इस भूमि पर अवतरित हो जाए ताकि सबका कल्याण हो सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और मां गंगा ने यहीं गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर धरती पर प्रवेश शुरू किया। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए इसी स्थल पर हमेशा वास करने का वरदान दिया और वही ज्योतिर्लिंग आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो गाइज हम सुबह आ गए थे मंदिर में दर्शन करने। तो यहाँ पे पास का सिस्टम भी है। तो पास का फेयर है 200 रुपीज़ पर पर्सन और 11 या 12 साल से ऊपर के बच्चों का भी फुल टिकट रहेगा। छोटे बच्चों का पास फ्री है। तो आप अपना बड़े लोगों का पर पर्सन 200 रुपये का पास ले सकते हो। तो आप जब भी आओ दर्शन करने के आओ, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आपको मॉर्निंग में जल्दी आना होगा। अगर जितना जल्दी आ सकते हो, 5 या 6 बजे मंदिर चालू हो जाता है, तो आप जितना जल्दी आओगे उतना बेनिफिट रहेगा और भीड़ कम मिलेगी। तो वीकडेज में थोड़ा भीड़ कम होता है। आपको 1-1.5 घंटे में पास से नंबर आ जाएगा। बाकी नॉर्मल लाइन है फ्री वाली, पर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग का रूप बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक को एक साथ माना जाता है। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। काले पत्थर से बना ये प्राचीन मंदिर मराठा काल की शानदार कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। दर्शन के बाद मन को एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की एक और सबसे अनोखी बात यह है, यहाँ शिवलिंग एक सामान्य शिवलिंग की तरह नहीं है। इसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाने वाले 3 छोटे पिंड स्थित है। ये त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। इसी वजह से त्र्यंबकेश्वर को भारत के सबसे अद्भुत और अलग ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है।
मंदिर से बाहर आने के बाद अब पेट ने भी याद दिला दिया कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हमने वही एक लोकल शॉप पर गर्मा गर्म पोहा का ब्रेकफास्ट किया। सिंपल था लेकिन टेस्ट काफी बढ़िया था। और रोड ट्रिप में ऐसे लोकल ब्रेकफास्ट का अपना ही अलग मजा होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम वापस नासिक की तरफ निकल पड़े। अभी हम लोग जा रहे हैं कालाराम मंदिर। लेकिन एक सवाल, आखिर इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां काले पत्थर से बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि भगवान श्री राम की मूर्ति का रंग प्राकृतिक रूप से काला है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि लगभग 18वीं सदी में सरदार रंगराव ओडेकर को एक दिव्य सपना आया था। स्वप्न में उन्हें संकेत मिला कि भगवान श्री राम की मूर्ति गोदावरी नदी के रामकुंड में स्थित है। अगले दिन जब खोज की गई तो वास्तव में वहां से काले पत्थर की भगवान राम की प्रतिमा प्राप्त हुई। उसके बाद इसी प्रतिमा को स्थापित करके इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज ये मंदिर नासिक के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। रामनवमी और दशहरा के समय यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का पूरा निर्माण काले बासल्ट स्टोन से किया गया है। इसकी शिल्पकला और प्राचीन वास्तुकला आज भी देखने लायक है। हम जब यहाँ पहुंचे तब भीड़ ज्यादा नहीं थी, इसलिए लगभग 15 से 20 मिनट में ही हमने शांतिपूर्वक दर्शन कर दिए। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने बहुत ही लिमिटेड और रिस्पेक्टफुल शॉट ही रिकॉर्ड किए। दर्शन के बाद कुछ देर मंदिर के बाहर बैठकर उस माहौल को महसूस किया। और फिर हम निकल पड़े नासिक के उस जगह की तरफ जिसका नाम रामायण में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, सीता गुफा। तो गाइस कालाराम मंदिर का दर्शन हो चुका है और अब जा रहे हैं सीता माता गुफा के पास। तो चलिए वहाँ पे दर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर का नाम नासिक आखिर पड़ा कैसे? इसके पीछे जुड़ी है रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इसी पंचवटी क्षेत्र में रहते थे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा यहाँ आई। उसने भगवान श्री राम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान राम ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि वो विवाहित है। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की और तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है। माना जाता है कि इसी नासिका शब्द से धीरे धीरे इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। यही वो घटना थी जिसके बाद रामायण की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शूर्पणखा ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए रावण को सब कुछ बताया और वहीं से माता सीता के हरण की कहानी की शुरुआत हुई।
अब बात करते हैं इस जगह के बारे में। तो आज जब हम आए तो भीड़ काफी ज्यादा थी। गुफा तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सांकरी सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। जैसे हम एंटर करते हैं तो एक छोटी सी लाइन हो जाती है और गुफा का मेन रास्ता एकदम छोटा होने की वजह से धीरे धीरे एक एक करके लोग अंदर जाते हैं दर्शन के लिए। जब हम गुफा के अंदर पहुंचे तो सच में एक अलग ही फीलिंग थी। इतनी पुरानी जगह और इतना गहरा इतिहास, ये सब देखकर मन में एक अलग ही श्रद्धा का एहसास हुआ। बस एक चीज का थोड़ा अफसोस रहा, यहाँ एक म्यूजियम जैसा जगह भी है जहाँ रामायण की प्रतिमाएं और सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन भीड़ और टाइम की वजह से हम उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाए। शायद अगली बार। अब तक दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। हम होटल वापस आ गए। प्लान ये था कि थोड़ा रेस्ट करके शाम को नासिक के और भी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे और होटल के टेरेस पर ओपन रेस्टोरेंट में बैठकर हम लंच एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। तो गाइस अभी बारिश चालू हो गई है तो हम बैठ गए हैं रूम में और अभी बारिश रुकेगी तो अब जाएंगे कहीं घूमने, तो तब तक के लिए आराम करते हैं। सोचा था थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। धीरे धीरे शाम हो गई और सेफ्टी को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि आज बाहर नहीं निकलेंगे। कल सुबह लगभग 7 बजे हम निकलने वाले हैं हमारे इस फैमिली रोड ट्रिप के अगले बड़े डेस्टिनेशन की तरफ, सप्तशृंगी माता टेम्पल, और उसके बाद हम पहाड़ों के खूबसूरत रास्ते से सापुतारा साइड होते हुए अंकलेश्वर की तरफ भी बढ़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है ये पूरी जर्नी इस सीरीज के सबसे सीनिक एपिसोड में से एक होने वाली है, इसलिए अगले एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको हमारी ये गुजरात टू महाराष्ट्र फैमिली रोड ट्रिप सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आज के एपिसोड में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जिक्सी की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।